हेलो गाइस, आज मैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 है जो जेईई नीट सीरीज हमारा चल रहा है। लेक्चर नंबर 5 में बेसिकली अभी तक हमने क्या किया था, लेक्चर 1 में हमने पूरा थ्योरी पार्ट कर लिया था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म और हेनरी लॉ। सेकंड में हमने राउल्ट्स लॉ और आइडियल नॉन आइडियल अच्छे से कर लिया था विथ एग्जाम्पल एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसके बाद हमने क्या किया था, फिर लेक्चर 3 में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कर लिया था। लेक्चर 4 में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ किया था। अब लेक्चर 5 में क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी पार्ट रह रहा है, जैसे एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर वाला फैक्टर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सब कराएंगे। और जो पिछले वाले लेक्चर में था कि एक मैंने ग्राफ मिस कर दिया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, तो मैं उसको भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, नोट्स बनाते चलो। और ये अगर फॉलो करोगे पूरा लेक्चर तो आई होप आपका सॉल्यूशन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके आने वाले वीडियो में हमारा नीट का क्वेश्चन होएगा प्रीवियस ईयर। ओके, तो अब स्टार्ट करते। पहले से मैं वो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये सब हो गया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह गया था, जो ग्राफ वाला पार्ट है वो फटाफट करवा देता हूँ कि कैसे हमारे पास वो बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे, जैसे अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये सब का मैंने सब कुछ बता दिया, फॉर्मूला वगैरह बता दिया था, बट ग्राफ रह रहा था, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि उसको करा देता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने बताया था सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हो सॉल्वेंट में ना, ये हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे जैसे ही आपने सॉल्यूट ऐड किया तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, अगर मान लो इसका प्योर सॉल्वेंट है तो ये TB नॉट होता है, और जो ये सॉल्यूशन बन जाता है इसमें क्या होता है, इसका TB होता है। तो तुम्हें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। सो दैट जो हम डेल्टा TB निकालते हैं वो क्या होता है, TB माइनस TB नॉट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा TB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलेलिटी के। मैं फास्ट फॉरवर्ड में करा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो डेल्टा TB इक्वल टू द, जब ये साइन हटता है तो यहाँ पे KB आ जाता है इंटू मोलेलिटी। KB क्या होता है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसे बोलते हैं, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये याद रखना क्योंकि ये नीट में या जी में ना इस कांस्टेंट के नेम से वो देता है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, और या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अभी वो मैंने लिखवा रखा है तो देख लेना। या इसी में एक पॉइंट और आता है, इसका जो यूनिट होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है, तो ये हो गया। बट जो हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या रह रहा था, मोलेलिटी का तो फॉर्मूला पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड मोलेलिटी। यहाँ पे पुट करोगे फॉर्मूला आ जाएगा। बट जो सबसे मेन पार्ट रह रहा था ग्राफ वाला पार्ट छूट गया था। उसके बाद हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा ये नोटबुक में अपने बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, या इस साइड क्या होता है पता है, वेपर प्रेशर होता है, इधर क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, दो कर्व होता है, मैंने डिप्रेशन वाले का बता दिया था। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया डिप्रेशन वाले का बताए थे आप, नहीं गए, डिप्रेशन वाले का मैंने कर्व बता दिया था ग्राफ। बट हमारे पास जो रह रहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले का कर्व रह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर केल्विन में होता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे, एक सेकंड मार्कर में चेंज कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखोगे, ओके, तो यहाँ पे देखोगे ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, जो ये याद रखना, ऊपर वाला कर्व सॉल्वेंट का होता है और ये वाला जो कर्व है ये किसका है, सॉल्यूशन का कर्व है। ओके, अब तुम्हें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना होता है, 1 atm होता है ना। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ये होगा हमारे पास, ये कर्व होगा, ये क्या होगा, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का कितना है, TB नॉट। ओके, अब और अगर इसी पे ही यहां पे आओगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, TB हो जाएगा, सॉल्यूशन का है, मतलब द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन गेट स्टार्ट वेल, तो ये TB हो गया। और जो इसके बीच में आता है वो क्या होता है, डेल्टा TB। मैं ग्राफ किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ना अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जेईई में, सीधे क्वेश्चन दे दिया था उसने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और आप देखोगे आई होप लेक्चर नंबर 7 होने वाला है जेईई का क्वेश्चन का, या 8। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे कि जो जेईई के क्वेश्चन में सीधे ग्राफ दे रखा है। ओके, तो इस वजह से ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी मैंने बता दिया, तो वो सब देख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अपना आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास। ओके, अब अगर देखोगे जो इस लेक्चर का पार्ट है, इस लेक्चर का टॉपिक है, वो हमें क्या करना है, मैं इसको इरेज करता हूँ।
इस लेक्चर में हमें करना है बेसिकली मोलर मास। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर तुमसे कोई पूछे, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थ्योरी थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे, ओके, क्योंकि ये कुछ बच्चे बोर्ड वाले भी देख रहे हैं, तो इस वजह से मुझे थ्योरी वाला भी कराना पड़ेगा, इवन तो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जेई नीट वाले बच्चे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें एसर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए थ्योरी आना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखोगे जो हमारे पास आता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, ओके। मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर वन लाइनर में लिखूं, मैं बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं लिख रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ऐसा बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है। या सॉल्वेंट क्या है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, या इसी को इसके प्लेस पे और क्या लिख सकते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में फ्लो होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये ऑस्मोसिस हो गया हमारे पास, ओके। तो ऑस्मोसिस में ये पार्ट हो गया कि क्या क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, और याद रखना एसपीएम के थ्रू फ्लो होता है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसके थ्रू फ्लो होता है, एसपीएम। एसपीएम क्या होता है भाई, ये पता होना चाहिए। एसपीएम जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेमी परमिएबल, परमिएबल, ये इंपॉर्टेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम 2 टाइप्स के होते हैं, अभी इसको डिफाइन क्या लिखना, बट एग्जांपल याद रखो, क्योंकि जो एमसीक्यू में आता है ना कि सिंथेटिक एसपीएम क्या होता है हमारे पास, और नेचुरली एसपीएम क्या होता है, तो वो पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ जाता है ये, ठीक है। तो अब अगर देखोगे ये जो एसपीएम होता है, ये नोट्स में लिख लेना, ओके। एसपीएम 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, पहला जो सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक एसपीएम, एसपीएम मत लिखना तुम लोग, फुल फॉर्म फुल नेम लिखना, और दूसरा होता है जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसपीएम, ओके। अब अगर इसमें देखोगे जो मेरे पास एग्जांपल्स इसके आते हैं, सिंथेटिक एसपीएम के आएंगे, क्या आएंगे एग्जांपल्स, अगर देखोगे सिंथेटिक एसपीएम के जो मैन्युफैक्चर हो सके, ठीक है, तो इसमें जो होता है हमारे पास कॉपर, ठीक है, ये इधर आता है सीयू, कॉपर, फेरो, हेक्साफेरोसाइनाइड, CN6, ठीक है, Cu2FeCN6, कॉपर हेक्साफेरोसाइनाइड, ठीक है, ये हमारे पास नेचुरली सिंथेटिक एसपीएम आ गया, ये होता है, या पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया क्या, इसका नेम लिख सकते हो, क्या लिखोगे, कॉपर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ने वाले, कॉपर हेक्साफेरोसाइनाइड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, सेलोफेन होता है, सेलोफेन भी सिंथेटिक का एग्जांपल होता है, सेलोफेन होता है। तीसरा एग्जांपल पार्चमेंट पेपर होता है, ठीक है, पार्चमेंट पेपर होता है। ये सब एग्जांपल किसके हो गए, सिंथेटिक एसपीएम के। नेचुरली क्या होता है, नेचुरली जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स जो नेचुरली अकरिंग पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो नेचुरली अकरिंग एसपीएम है, सेल मेम्ब्रेन, पहला एग्जांपल। दूसरा जो पूछा जा सकता है पिग ब्लैडर, ठीक है, पिग ब्लैडर, ये क्या होता है, ये भी हमारा नेचुरली अकरिंग एसपीएम होता है। तो ये एसपीएम के एग्जांपल्स हो गए, एक हो गया नेचुरली अकरिंग एसपीएम, एक हो गया सिंथेटिक एसपीएम, ठीक है। तो ये एग्जांपल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि एमसीक्यू में ना ऐसे दे सकते हैं कि कॉपर हेक्साफेरोसाइनाइड विच काइंड ऑफ एसपीएम इज, तो आप ऑप्शन में दे सकते हैं नेचुरली, सिंथेटिक, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल ध्यान में रखना, ये एसपीएम हो गया। अब इसके बाद जो आता है, मैं इसी के साथ ऑस्मोसिस बता दिया। ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। इसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेशन, ये बोल सकते हो। जो हमारे पास आता है इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, थ्योरी वाला कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर पे चलेंगे, ठीक है, जिसमें आई का फॉर्म वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और मॉडिफाइड फॉर्मूला पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। उसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम ना एक काम करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बोर्ड में आए हुए हैं, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन का, ठीक है, तो प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी, ओके। अब अगर देखोगे हमारे पास क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो घर में यूज होता है, रिवर्स
ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, दैट मीन्स आरओ। ओके, अब अगर देखोगे तो इसमें ना डायग्राम देखो, ये ना जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछ लेता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह से, और मतलब 1 मार्क्स में रिवर्स ऑस्मोसिस बोल दिया, थ्योरी पार्ट ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखना, मैं यहाँ पे जितना भी करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है क्वेश्चन के साथ। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तुम्हें पहले से इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, इसका ओके, यहाँ पे क्या होगा, आई होप यहाँ पे कैमरे में दिख रहा होगा। ठीक है, ये पिस्टन है, ये क्या है, यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करोगे। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे जो इसके बीच में होता है, ये कहाँ से होता है, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ये क्या होता है हमारे पास, एसपीएम है, एसपीएम। ठीक है, ये एसपीएम हो गया। और इस साइड क्या होगा, जहाँ इस साइड होगा सॉल्यूशन साइड, या यहाँ पे क्या होता है बेसिकली सेलाइन वाटर, जो हम लोग को वो करना होता है, सेलाइन वाटर। ठीक है, सॉल्यूशन साइड हो गया। और जो इस साइड होगा, इस साइड होगा, इधर होगा प्योर वाटर या सॉल्वेंट। ओके, जो फ्लो प्योर वाटर। ओके, मतलब यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन वगैरह का पंगा नहीं होगा। अब ये किस कंडीशन पे होगा, ये पहले तो तुम्हें डायग्राम बनाना है, अच्छे से वेल लेवल डायग्राम बनाओगे। ओके, वहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है, एसपीएम मत लिखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो बट ये इस पे कंडीशन है, एक कंडीशन तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन है कि जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे, ये जो पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करोगे, शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब प्रेशर जो है ज्यादा रहेगा, कहां से, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा वो कहां से होगा, सॉल्यूशन से प्योर वाटर साइड। ठीक है, तो अगर समझो इसको, मतलब अगर इसको डिफाइन करना है कैसे लिखोगे, तो व्हेन बी अप्लाई प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, बी अप्लाई, देखो डिफाइन बनाना सीखो, पहले समझ लो ग्राफ। यहां पे हमारे पास क्या आ गया, प्योर वाटर। ठीक है, यहां पे कंटेनर में प्योर वाटर आ गया। तो व्हेन बी अप्लाइड प्रेशर greater than osmotic pressure on the solution side, then flow of solvent from solution to pure solvent through semi permeable membrane, ठीक है, that is called osmotic pressure। तो ये होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, अभी डिफाइन वगैरह लिख सकते हो, when pressure is applied on the किस साइड अप्लाई कर रहे हो, सॉल्यूशन साइड, ऑन द सॉल्यूशन साइड, देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो भी है यहाँ पे, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो फ्लो ऑफ सॉल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, टू किस साइड होगा, सॉल्वेंट के साइड या प्योर वाटर के साइड। ये जो दूसरा चैम्बर है ना, एक चैम्बर ही है। तो देखो मेन लिखने का तो तुम लोग लिख लोगे, बट ये ना अगर डायग्राम अच्छे से बना लिए, वेल लेवल्ड कर दिया, तो उसके बाद जो भी है उसी को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, हमने क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन होता है, या डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो या लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये भी देखो, ऑस्मोसिस 3 चीज तरीके से मैंने बता दिया। पहला, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, कहां से कहां तक, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन बोल सकते हो। दूसरा बोल सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तीसरा बोल सकते हो कि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास ऑस्मोसिस होता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करना है, तो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, सॉल्यूशन से वाटर होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट से वाटर हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन से वाटर होगा, मतलब प्योर सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस, तो इसके लिए तुम्हें प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये इसका फ्लो जो होगा रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो अगर ऑस्मोसिस देखोगे इसको हटा दो तो ये इधर से इधर फ्लो होता है, बट रिवर्स करने के लिए यहाँ से तुमने पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया ग्रेटर देन ऑस्मोटिक, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। ये एसपीएम जो है, एसपीएम का मैंने एग्जांपल यहाँ पे बता दिया है, देखो ये एसपीएम का एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। अब इसका फोटो ले लो एक, ठीक है, फटाफट फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख लेना। ठीक है, आई होप ले लिया होगा, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बाद 2-3 टॉपिक और आता है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टर्म है, 2-4 मिनट लगेंगे, इसको मैं करवा देता हूँ फटाफट। उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे वेंट ऑफ फैक्टर पे। ओके, वेंट ऑफ फैक्टर पे आई होप ये क्लियर हुआ होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस डायग्राम खुद से बना के देखो, जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तभी आएगा, अदरवाइज फिर इशू आएगा। हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास 2-3 डिफाइंड टर्म है, वो देख लो। पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोप्स नहीं, आइसोटोनिक। आइसोटोप्स क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहे बट एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। बट ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब याद रखना यहाँ पे जो आइसो मतलब क्या होता है? सेम। और टोनिक मतलब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा कि दो सॉल्यूशन, मतलब दो सॉल्यूशन रहेगा, जैसे दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उन दोनों सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो होगा दोज सॉल्यूशन विच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन विच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आगे लिख लेना। ओके, ये हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद और आता है दूसरा टर्म अगर हमारे पास है, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपर मतलब ज्यादा होना, मतलब दो सॉल्यूशन है उसमें से एक का क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर वन, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा होना ना। दोज सॉल्यूशन विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, एक सॉल्यूशन का हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। दूसरे के कंपैरिजन में एक का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये हमारे पास हाइपरटोनिक आ गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे ही तीसरा टर्म हमारे पास आता है हाइपोटोनिक। देखो हाइपर मतलब ज्यादा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा है। ऐसे ही आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक क्या होगा भाई? हाइपोटोनिक मतलब सब कुछ सेम रहेगा, दो सॉल्यूशन विच हैज, यहां पे क्या होगा? लोअर होगा, ठीक है, विच हैज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन विच हैज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द अदर सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब दूसरे के कंपैरिजन में आइसोटोनिक हुआ, दो सॉल्यूशन विच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ? दो सॉल्यूशन विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर वन, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक क्या हुआ? हाइपोटोनिक क्या होगा? दो सॉल्यूशन, हाइपो मतलब क्या होता है? कम होना, दो सॉल्यूशन विच हैज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, ऐसे ही एक और टर्म आता है हमारे पास, एक और टर्म आता है कि आइसोमोटिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, ये क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास जो भी होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस
विच वॉज सेपरेटेड बाय आइसोऑस्मोटिक, क्या होगा, आइसोऑस्मोटिक होगा, विच वॉज सेपरेटेड बाय एसपीएम। ठीक है, आइसोटोनिक, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, दो सॉल्यूशन होगा, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। बट ऐसे ही टर्म और आता है आइसोऑस्मोटिक। आइसोऑस्मोटिक क्या होता है, बेसिकली दो सॉल्यूशन, मतलब दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, वो सेपरेट होगा किसके, एसपीएम के, दैट इज कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन विच वाज सेपरेटेड बाय एसपीएम, दैट इज कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। यहाँ पे आइसोऑस्मोटिक में क्या होता है, ऑस्मोसिस नहीं होता, नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, ये देखो छोटा छोटा मैंने पॉइंट लिखवा दिया है, वन लाइनर 1 मार्क में ऐसे आ सकता है, 5 जैसे 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आ गया और 1 मार्क में आइसोटोनिक पूछ लिया, आइसोमोटिक पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ सकता है। तो थ्योरी वाला पार्ट इतना था। अब इसके बाद हमारे पास आता है जो आता है वेंट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको देखोगे, उसमें क्या होगा, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर थ्योरी वाला पार्ट है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, आई होप ले लिया होगा। अब हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट, तो इसको देखोगे, मैं इसको इरेज करता हूँ, साथ के साथ लिख लिया करो। ठीक है, अलग से क्या, साथ के साथ लिखा करो, वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, अभी थ्योरी पार्ट है, बट न्यूमेरिकल में तो खुद से ही करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखोगे वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब, जैसे हमारे पास क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 4 हमने पढ़ा था। चारों से जो बेसिकली हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, जनरली अगर देखा होगा तुमने क्वेश्चन में, हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फाइंड आउट करते थे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से जनरली हम लोग मोलर मास ऑफ जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है उसका मोलर मास फाइंड आउट करते थे, या कितना अमाउंट में प्रेजेंट है जो सॉल्यूट पार्टिकल, वो फाइंड आउट करते थे। ओके ओके, अब अगर देखोगे वहां पे हम लोग मोलर मास फाइंड आउट करें, बट जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। ओके, यहां पे हमने कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं, जैसे मान लो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया। अब जैसे सपोज करो इसका मोलर मास कितना था, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया ग्लूकोज ले लिया। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, इसका मोलर मास कितना होता है, 180, ठीक है, ग्राम पर मोल, ये मोलर मास होता है। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल। ओके, या जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मोलर मास 12 × 6 करेंगे, 12 + 6 × 16 करेंगे, तो ये हमारा 180 ग्राम पर मोल आ गया, ये हमारे पास। बट जैसे ही इसको हमने सॉल्वेंट में ऐड किया, मतलब जो सॉल्यूट था हमारे पास, जैसे ही हमने सॉल्वेंट में ऐड किया, उसके बाद जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, हो सकता है उसका मोलर मास चेंज हो जाए। तो वेंट ऑफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था कितना चेंज होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। ये नॉर्मल था, अब जो चेंज होगा वो एबनॉर्मल मोलर मास होगा। ठीक है, तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, यहाँ से हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और फिर यहीं से एक और टर्म आया डिसोसिएशन एसोसिएशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली डिसोसिएशन एसोसिएशन से। तो ये इसी में आता वेंट ऑफ फैक्टर में, वेंट ऑफ फैक्टर में ही। तो एक टर्म आता हमारे पास, क्या आता है, पहला डिसोसिएशन। डिसोसिएशन अगर देखोगे, समझ लो इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, डिसोसिएट होना, जैसे NaCl डिसोसिएट होता है। अच्छा, वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग बेसिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इटैलिक्स में होता है ये। ओके, डिसोसिएशन में क्या होता है, बेसिकली ब्रेक डाउन होता है। जैसे सपोज करो, मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, अब डिफाइन वगैरह लिखने का टाइम नहीं है, ये तुम लोग समझ जाओगे। NaCl ये डिसोसिएट होता है तो किसमें होता है, Na प्लस Cl-, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अभी मैं वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला लिखवाऊंगा, 3 फॉर्मूला होता है आई का, ठीक है, जो निकालने का होता है। ठीक है, वो अभी लिखवाऊंगा एक साथ, तो कर लोगे। बट यहाँ पे जो डिसोसिएट हुआ, ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक फॉर्मूला होता है वेंट ऑफ फैक्टर का, भी लिखवाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, जिससे क्या होता है आई का, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल
या टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बोल सकते हो यहाँ पे, मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, एसोसिएशन भी हो सकता है या डिसोसिएशन भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल यहाँ पे आफ्टर था और यहाँ पे क्या होगा, बिफोर हो जाएगा, बिफोर एसोसिएशन स्लैश डिसोसिएशन, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, ऊपर आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नीचे क्या आएगा, बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो एक फॉर्मूला ये होता है, और भी फॉर्मूले होते हैं, अभी मैं वहां पे लिखूंगा। तो अगर यहाँ पे देखो, इसके हेल्प से अगर यहाँ पे मुझे वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकालना हो, तो यहाँ पे देखो डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पे कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, एक ये, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल करोगे ऐड कर लोगे, डिवाइडेड बाय ये बिफोर डिसोसिएशन है तो कितना है 1 है, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो डिसोसिएशन में ऐसे निकाले। मान लो एक आध एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, मान लो कैल्शियम, मान लो हमने ले लिया MgCl2, MgCl2 कैसे होगा भाई, अच्छा डिसोसिएशन करना पता होना चाहिए, तो ये कैसे ब्रेक होगा, Mg2+, क्योंकि बैलेंसी 2 होती है, और 2Cl-, बैलेंस भी करना है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे भी वो बैलेंस करोगे, ओके। तो यहाँ पे आई का वैल्यू कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो कितना पार्टिकल डिसोसिएट हुआ, ये 1 है और ये 2, तो कितना हो गया 1 + 2, और बिफोर में तो हमेशा 1 ही आता है, ठीक है जनरली, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 3 आ गया। तो ये डिसोसिएशन का केस हो गया, ओके, ये किसका केस हो गया, डिसोसिएशन का। एक एग्जांपल और करा दूं, अच्छा याद रखना जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वही डिसोसिएट होते हैं, ये बेसिकली जो डिसोसिएशन वाला होगा जो जनरली होता है वो स्ट्रॉन्ग, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी करता है, ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग क्यों ही लिखूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट के केस में होगा। अब सोचो कोई ग्लूकोज, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो आयंस में ब्रेक डाउन होता है, दैट इज आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीट डिसोसिएशन हो, जो बहुत थोड़ा अमाउंट में हो, जैसे एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, वो सब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह फाइंड आउट करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ध्यान में रखना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे तुम लोग किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो हमें आगे कैल्शियम फॉस्फेट, अब कैल्शियम फॉस्फेट का तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, PO4 का ट्वाइस, ये होगा Ca3PO4 2। अब कैसे बनाओगे, तुम्हें पता है कैल्शियम कितना होता है 2 होता है, फॉस्फेट क्या होता है PO4 3- होता है ना, 3 होता है, तो इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस, तो ये आ गया। अब इसको अगर डिसोसिएट करोगे तो कैसे होगा, Ca2 प्लस PO4 3-, ये डिसोसिएट हो गया, बट इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे 3 कैल्शियम है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे फॉस्फेट ओवरऑल मॉलिक्यूल 2 है तो ये, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, 3 ये 2 ये 5 और डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। तो मैं से ऐसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम इसको फाइंड करके इसका आंसर करना। कैल्शियम नाइट्राइड का, कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्राइड क्या होता है, कैल्शियम 2 होता है, ठीक है, और नाइट्राइड होता है मेरे पास, चलो पोटेशियम नाइट्राइड दे रहा हूँ, पोटेशियम नाइट्राइड KN3। पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम होता है मेरे पास 1, नाइट्राइड होता है N3-, तो ये क्या हो जाएगा K3N, तो जो फॉर्मूला बनेगा K3N, तो इसको डिसोसिएट करोगे, कैसे करोगे, ये तो मेरा इसको डिसोसिएट करके यहाँ पे आई का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओगे, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन का केस हो गया, आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं एसोसिएशन का केस, कि एसोसिएशन में कैसे आएगा। एसोसिएशन में बेसिकली जैसे ये डिसोसिएट क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल था वो आपस में डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एसोसिएशन का भी, इसको लिख लिया होगा ना साथ में, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ओके। तो एसोसिएशन में क्या होगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे डाइमराइज बनता है ना, डाइमराइज हो जाता है, अगर कोई 2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं आपस में तो क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। तो अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें, अब ये हमारे पास दूसरा जो केस है सेकंड, एसोसिएशन। देखो डिसोसिएशन लिख के वो 4-5 एग्जांपल लिख लिया, ऐसे एसोसिएशन लिख के एग्जांपल लिख लो। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से ऐड हो रहा है, जैसे हमारे पास है
सपोज करो एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड क्या होता है CH3COH, अगर ये आपस में एसोसिएट करेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो ये आपस में तुम्हें देखो बनाना कैसे है, तुम्हें ऐसे लिख दो, बाकी हो गया काम, ठीक है, ये क्या हो गया, ऐसे लिख दो, काम बन गया। बट अगर तुम्हें इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर जानना है तो कैसे बनेगा ये मैं बता देता हूँ। तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी आएगा COH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। बस मैंने इसका स्ट्रक्चर क्या किया, ओपन खोल के बना दिया है, ओपन करके बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, देखो ये वाला ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग H बॉन्डिंग। ऐसे ही यहाँ पे H बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज कॉल्ड H बॉन्डिंग। तो ये क्या हो गया, ये डायमराइज हो गया, डायमराइज इसे बोलते हैं। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसे 3 आ जाए तो ट्राइमराइज हो जाता है, ओके। तो बेसिकली तुम्हें जनरली डायमराइज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। बट अगर ये चीज देखो पता होना चाहिए कि कैसे बन रहा है, बट तुम इसको ऐसे लिख दोगे काम बन जाएगा, ओके। अब इसमें क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास ऐसे एक केस एथनोइक देता है या तो बेंजोइक एसिड दे देता है। बेंजोइक एसिड क्या होता है भाई, तुम्हें पता होना चाहिए, बेंजीन होता है, ऊपर COOH लगा दो। फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5COH, ये बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। तो अब अगर इसको करोगे डायमराइज कराओगे तो ये कैसे होगा, यहाँ पे C6H5COH का ट्वाइस, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे हमें पार्टिकल मतलब वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मान लो इस क्वेश्चन में निकालना हमें वेंट ऑफ फैक्टर, तो कैसे निकालोगे। अब इसके लिए ना जैसे हम लोग वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह निकालते थे, वो मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे कैलकुलेट करके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फाइंड आउट करोगे T=0, मतलब एट 0 पे ये कुछ बना ही नहीं होगा, डायमराइज नहीं हुआ होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है, तो ये क्या होगा, 0 रहा होगा। अब आफ्टर सम टाइम T सपोज करो x मिनट बाद, तो क्या हो गया होगा, ये सपोज करो अल्फा बन गया होगा, अल्फा डिसोसिएट हो गया। अब देखो ये इसका 2 मॉलिक्यूल था, 2 से ये कितना बना है, 2 से 1 मॉलिक्यूल बन रहा है ना, देखो ये 2 से इसका मतलब हाफ हो रहा है। अगर ये अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा का हाफ क्या होगा, अल्फा बाय 2, ये याद रखना। तो ये अल्फा का हाफ क्या होगा, अल्फा बाय 2। आया समझ में, ये कैमरे में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। ये अल्फा बाय 2 हुआ, ओके। तो क्योंकि देखो यहाँ पे 2 था, 2 से क्या कितना बनना है, 1 बनना है, तो मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, इसका हाफ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा डिसोसिएट हो तो अल्फा का हाफ कितना होगा, अल्फा बाय 2 होगा। तो यहाँ पे जो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, सेम। तो यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन वाला पार्ट ये है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, 1 माइनस अल्फा, ऐड कर दो सबको, और अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, ये एसोसिएशन है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे आई कैसे निकालोगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये माइनस अल्फा से ये अल्फा बाय 2 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास 1 माइनस अल्फा बाय 2। अब देखो मैंने बोला था जो एसिटिक एसिड होता है बेसिकली बेंजोइक एसिड होता है, ये कम डिसोसिएट होते हैं क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम डिसोसिएट होता है, इसीलिए जो अल्फा होता है, अगर कोई पूछे अल्फा क्या होता है, तो यहाँ पे जो अल्फा वाला पार्ट है, अल्फा को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, या इसी को शॉर्ट में फॉर्म में हम लोग DOD बोलते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद रखना। ऐसे फिर इसके बाद हमें निकालना होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में आया हुआ है और आगे भी आएगा, तो इसको ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। वो कैसे होता है, के को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डन। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका बेसिकली मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, K=C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो ये अल्फा को हम लोग, अल्फा क्योंकि बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है तो 1 से बहुत ज्यादा कम अमाउंट में होगा,
1 इज मच मोर ग्रेटर देन अल्फा, सो दैट वी कैन इग्नोर 1 माइनस अल्फा, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन, ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अल्फा फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, के ए बाय सी कर देंगे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा का अगर हटेगा तो अंडर रूट के ए बाय सी कर देंगे। ये मेरे पास क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको डिराइव भी कर सकते हो, 2 मिनट का काम है, बता देता हूँ, क्योंकि फिर कुछ बच्चे होंगे कि फिर वो बुक में मिलेगा कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे फॉर्मूला आया। तो फॉर्मूला मैं समझा देता हूँ फटाफट। आई होप ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला केस समझ गए होगे। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएशन का केस था, यहाँ पे कैसे निकालोगे आई का वैल्यू ये। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अभी 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद मैं बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर। ओके, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं एक बार अगर ये फॉर्मूला बता दूं, तो ये तुमने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, तो अगर देखोगे, यहां तक मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, अब अगर देखोगे हमारे पास क्या होता है, मान लो कोई, इसको मैं, इसका काम हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर का मॉडिफाइड फॉर्मूला देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितने भी था। ठीक है, तो अगर देखोगे हमारे पास, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे AlCl3 है, ठीक है, या नॉर्मल लो कोई भी रिएक्शन है A प्लस B, पहले मैं जनरल रिएक्शन करा देता हूँ, ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है P। ठीक है, तो एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल पे सपोज करो क्या था, ये कितना फॉर्म हुआ था हमारे पास, ये 1 था, 1 अमाउंट था, ये भी कितना है 1 है। अच्छा, इधर साइड 2 करो या इधर साइड, बहुत लोग होते कि जैसे मान लो मेरे पास MgCl2 है, तो ये डिसोसिएट होता है कैसे, Mg प्लस Cl माइनस 2Cl माइनस। अब बोलेंगे भैया यहाँ पे 2 पार्टिकल है, ये है, ठीक है, तो तुम इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t इक्वल टू 0 पे कितना था, 0 था। या मैं इसी के बेसिस पे बता देता हूँ, इसी के बेसिस पे बता देता हूँ, अगर तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो बस। ठीक है, मान लो ये रिएक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन में तो इस तरीके से आएगा तो कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कितना आएगा, स्टार्टिंग में 1 था, ये 0 था। ओके, अब अगर देखोगे हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, अब अगर मान लो डिसोसिएट हो गया, t इक्वल टू कुछ टाइम बाद, x मिनट बाद या कुछ टाइम बाद ये डिसोसिएट होगा, तो ये अल्फा बन जाएगा, ये 2 अल्फा बनेगा, क्योंकि 1 से 1 बना, ये 2 बन गया। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है। अब अगर देखोगे हमारे पास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, अगर मान लो एट कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, C मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ये भी C अल्फा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2C अल्फा हो जाएगा। अब मैं इस जनरल फॉर्मूले के लिए निकाल रहा हूँ, याद रखना जनरल फॉर्मूला है ये, मतलब जनरलाइज तो नहीं है क्योंकि Cl2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2C अल्फा आ गया। अब इसका तुम लोग लिखते हो ना, एक्टिव मास ऐसे लिखते हो, जैसे हमारे पास कि कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का ट्वाइस, ये इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgCl2। ठीक है, ये आ गया। अब अगर जनरलाइज लेता हूँ, जनरल में क्या होता है मेरे पास, जैसे मान लो NaCl है, NaCl कैसे डिसोसिएट हो रहा है, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसका एक्टिव मास होता है, इसको एक्टिव मास बोलते हैं, इसी के प्लेस पे फटाफट रख देते हैं। अगर इसी में हमारे पास होता है तो इसका कैसे लिखोगे, के लिखोगे इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस, मतलब जो प्रोडक्ट वाला पार्ट होता है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, ये लिख देते हैं। अब ये हम डिसोसिएट किया था, यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखो, तो ऐसे इसको वैल्यू सारा पुट कर सकते हो। 2C अल्फा कहाँ पे आएगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा, ये वाला वैल्यू इसके प्लेस पे आ जाएगा, और जो ये नीचे MgCl2 है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला पुट आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो NaCl का भी बता देता हूँ, NaCl में कैसे होगा फटाफट, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ओके, NaCl में तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये 1 है, 0 0 है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा डिसोसिएट हुआ 1 माइनस अल्फा, जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बन गया। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में यहाँ पे t इक्वल टू 0 था, यहाँ पे t इक्वल टू मान लो 5 मिनट बाद हो गया, t इक्वल, अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ C 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो K क्या होता है, K होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब K क्या होगा,
ये जो है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसकी प्लेस पे पुट कर दो। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na प्लस कितना है, सी अल्फा है, Cl माइनस कितना है, सी अल्फा है, डिवाइडेड बाय NaCl क्या है, C इंटू 1 माइनस अल्फा है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं नीचे। ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला ये आता है तो ये पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तुम लोग निकाल सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, के इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन में सी इंटू 1 माइनस अल्फा। इसको एक्स्ट्रा करके लिखना, इतना ज़्यादा पेपर में करने की जरूरत नहीं है, बट बुक में दे रखा है, कंफ्यूज होगी इसलिए मैंने बता दिया। इस सी से ये स्क्वायर कट गया तो के इक्वल टू क्या हो गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, जो मैंने बताया था। के क्या होता है, के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ, क्योंकि ये फाइंड आउट करने को बोलता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा हो गया। जनरली क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा अल्फा बहुत कम होता है तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होता है, तो इग्नोर, इसके बाद अल्फा क्या होगा, के बाय सी, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू हो गया और ये के का। तो इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे वैल्यू इसका भी डिराइव कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, ओके, ये एक्स्ट्रा पार्ट था, इसमें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये समझ लो बस, और ये फॉर्मूले ध्यान में रख लो। अब हम लोग आते हैं वेंट ऑफ फैक्टर में, जो मॉडिफाइड फॉर्मूला आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, जो 4 डिफरेंट 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, उनके जो जनरल फॉर्मूले आते हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। आई होप इसको लिख लिया होगा तुमने। ठीक है, या इसका, इस वाले का तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं आई का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। आई के 2-3 फॉर्मूले हैं, उसको स्टार करके लिख लो। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या क्या होता है, पहला आई होता है मेरे पास नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, ये बुक में दे रखा है, अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, एक फॉर्मूला ये हो गया, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्या होता है दूसरा फॉर्मूला, कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो कहाँ से करेंगे हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कर लेंगे। ठीक है, और एक और होता है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखो ऐसा, टोटल, एक सेकेंड, ये रेस हो गया, तो इसको, इस मार्कर सही नहीं चल रहा है ये वाला। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल, मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, ये मैंने बता दिया था। डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ये हो गया। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ इसमें, क्योंकि इधर स्पेस कर रहे हैं। ओके, ये वाला हो गया मेरे पास। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है मेरे पास, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 3 फॉर्मूले हमारे पास हो गए। ठीक है, तीसरा होता है मेरे पास ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट ये थ्योरी वाला पार्ट है तो हम लोग सब कवर कर लेंगे। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, तीनों को ध्यान में रखना। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक ये आ गया हमारे पास, ये ध्यान में रखना, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, ऊपर आएगा आफ्टर डिसोसिएशन और नीचे आएगा बिफोर डिसोसिएशन।
बस ये वाला पार्ट ध्यान में रखना, ऊपर आएगा आफ्टर और नीचे आएगा बिफोर, ठीक है। और एक ये हो गया, हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं कॉलिगेटिव वेंट ऑफ फैक्टर के, इसको निकाल सकते हो। अब यहाँ पे दो तीन कंडीशन आता है, ठीक है। अब कंडीशन अगर तुम्हें लिखना हो तो कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पे जो होता है आई इज ग्रेटर देन 1 होता है तो ये क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। याद रखना, ये कंडीशन ध्यान में रखना, डिसोसिएशन होता है। अगर आई इज लेस देन 1 हो तो क्या होता है, एसोसिएशन होता है, ठीक है। अब ये तीनों फॉर्मूले लिख लो और ये नोट करके लिख लो, इतना लिख लो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। आई होप इसका फोटो ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम लोग मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जर्व कॉलिगेट, ये इसका मैंने यूज बता दिया, दिखा दिया था कैलकुलेट करके, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, ये बेसिकली कैलकुलेट करोगे, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वहां से आएगा। ऑब्जर्व, ये भी कैलकुलेट, ये तुम्हें गिवन होता है एक प्रॉपर्टी, एक कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान में रखना, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट हमारे पास आ रहा है उसके बाद न्यूमेरिकल होगा, फिर ये हमारा टॉपिक पूरा चैप्टर कंप्लीट। बस अब ये लास्ट फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है, हम लोग जो चल रहे हैं लास्ट फॉर्मूले पे, इसके बाद सारा कुछ टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर देखोगे तो यहां पे हेडिंग बना सकते हो मॉडिफाइड, आई का वैल्यू हमने सीख लिया कैसे निकालेंगे, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कॉलिगेटिव जितने भी फॉर्मूले हैं प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है। तो 1 बाय 1 लिखते हैं। तो पहला हम लोग क्या पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहला हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या था पता था तुम्हें, पी नॉट ऑफ ए सॉल्वेंट था, देख लेना, ये यहाँ पे ए था या सॉल्यूशन लिख दो, अपॉन में पी नॉट ऑफ ए, ये रिलेटिव लोअरिंग हो गया। ये किसके इक्वल टू होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के इक्वल होता था। अब यहाँ पे आई लगा दो, वेंट ऑफ फैक्टर लगा दो, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसर्शन हो गया वेंट ऑफ फैक्टर। आई कैसे करेंगे मैंने अभी बता रखा है, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये हो गया। अब इसको भी ओपन कर सकते हो ना, इसमें तो ओपन कर लोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो डाइल्यूट होता है तो हम लोग ए को इग्नोर कर देते हैं, बी वाले को इग्नोर कर देते हो तो एन बी बाय एन ए हो जाता था, है ना। ये सब मैंने अच्छे से बता रखा है, वो देख लेना। दूसरा हमारे पास होता है, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, सी इंटू आर टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई इंटू सी इंटू आर टी, है ना। सी क्या है, मोलैरिटी है, सी क्या है, मोलैरिटी है। अच्छा, यहाँ पे टर्म पता होना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है, ये हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ पे आई वेंट ऑफ फैक्टर है, सी क्या है, मोलैरिटी है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.082 लेना है, ठीक है, 0.082, और टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास पाई का हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड हमारे पास आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बस कुछ नहीं करना, हमें वेंट ऑफ फैक्टर का इंक्लूजन कर देना बस। तो क्या होता है, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता था, ठीक है। तो जब हम लोग साइन हटाते थे तो के बी इंटू मोलैलिटी होता था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा, आई इंटू के बी इंटू एम। मोलैलिटी का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो। ऐसे ये फोर्थ हमारे पास जो लास्ट आता है वो आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, डेल्टा टी एफ होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू द आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, अदरवाइज। अच्छा, के बी को क्या बोलते हैं, इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट, के एफ क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसको, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यूनिट ध्यान में रखना, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, या ऊपर लिख दो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी। अगर केजी में नहीं है, ग्राम में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी क्या होता है, एन बाय वी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन लीटर। अगर लीटर में नहीं ml में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये सारा हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्मूला हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो हमने जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था अच्छे से विथ, ऐसा नहीं है जो फॉर्मूले भी बताए मैंने इसीलिए डिराइव करा दिया, जैसे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये सब मैंने करवा दिया। ओके, सो डैट तुम्हें पता रहे कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है। थ्योरी पार्ट सारा कवर हो गया, सारी थ्योरी कवर हो गया, सॉल्यूशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट क्या हो ही गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी मैं इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, जिससे आइडिया लग जाए। फिर इसके बाद मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे। फिर एक ऐसा रहेगा जिसमें सिर्फ नीट वाले क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी आ रखा है 15-20 साल को। फिर जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग उसमें करेंगे, अलग अलग सेगमेंट में करेंगे। अदरवाइज एक वीडियो बनेगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, और आई होप तुम पता नहीं देखो या ना देखो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, वो फॉर्मूला वगैरह आपने लिख लिया, मॉडिफाइड फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का 2.41 है अगर ओल्ड बुक है, अगर नई वाली है तो वहाँ पे 1.41 होगा। और ये बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है 2019 और 2013 में क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन है। तो अब अगर इसको देखें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोले डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। मतलब हमारे पास क्या है, ये कंटेनर है। ओके, ये ओके, इन्होंने सॉल्वेंट क्या ले रखा है, 25 मिलीग्राम इन 2 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। इसका इन्होंने वॉल्यूम भी दे दिया 2 लीटर। ओके, अब क्या बोला है यहाँ पे, इन्होंने ऐड किया है, क्या ऐड किया है, इन्होंने ऐड किया है यहाँ पे 25 मिलीग्राम, 25 mg। डेट मीन्स अगर ग्राम में करोगे तो 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये ऐड कर रहे हैं इन्होंने, क्या ऐड कर रहे हैं, K2SO4। ओके, K2SO4 ऐड कर रहे हैं। तो मेरे पास सॉल्यूशन बन रहा है। बोले वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग दैट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमें पहले लिख लो गिवन। गिवन क्या है, ऑलवेज क्वेश्चन अच्छे से लिखो। गिवन में क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, और क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना, 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। डन। और K2SO4 वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, 2 लीटर है वॉल्यूम ऑफ। ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है मेरे पास, 25 डिग्री सेल्सियस कैल्विन में करना होता तो ये 298 कैल्विन हो जाएगा। ओके, और क्या है यहाँ पे, ओके, और बोला कि K2SO4 जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। K2SO4 ये है, अभी अगर डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, K प्लस SO4 माइनस, बट यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर निकालोगे, कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है 2 और ये 1 कितना हो गया, 3 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, आई का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। ओके, अब हम लोग सीधे करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, पाई इक्वल टू I इंटू C इंटू R इंटू T होता है। ठीक है, और इसका मोलर मास ऑफ पोटेशियम, इसका पोटेशियम सल्फेट का निकाल सकते हैं K2SO4 का। तो इसका जो मोलर मास होगा 174 ग्राम पर मोल होगा, या निकाल सकते हो पोटेशियम का 40 होता है, ऐसे 39 होता है, सल्फर ऐसे सब का निकाल सकते हो। ओके, तो इसका मोलर मास यहाँ पे आ गया। तो अब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, चलो यहीं पे लिखता हूँ, पाई इक्वल्स टू द I, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलरिटी वही वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू R इंटू T हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दो, I का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना है 3, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 25 इंटू 10⁻³ है। डन। या इसको लिख लो ना, अगर ये 25 इंटू 10⁻³ करो, अगर ये नॉर्मल लिखोगे क्या हो जाएगा, ये 0.25 ग्राम। ये भी तो हो सकता है, कि नहीं, 10 की पावर इधर आया तो ये लिख लो, कोई बात नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, 0.25 हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
कितना है 174 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर, कितना है 2 लीटर। आर कितना है 0.082 हमारे पास है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 298 केल्विन। अब इसको अगर सॉल्व करोगे यहाँ पे तुम लोग तो कैसे होगा, यहाँ पे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.082, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 298 केल्विन। तो जो ऊपर आ रहा है वैल्यू वो आ रहा है 118.327। ओके, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पे नीचे आएगा, जो आएगा हमारे पास 174 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ गया। अच्छा यहाँ देखो वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूला इसीलिए समझना है, रटना नहीं है, रटोगे तो फिर मिस्टेक कर दोगे। 348, तो इसका जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल आंसर आएगा 18.327 डिवाइडेड बाय 348। तो ये सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 0.0526, इतना हमारे पास इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। या इसको लिख सकते हैं 5.26 इंटू 10⁻², ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसका फोटो ले लो या लिख लो, इसके बाद ये वाले क्वेश्चन को फिर से एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आ गया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। और अब अगर देखोगे तो हम लोग अगर मूव करें, ओके, इसका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप लिख लिया होगा ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। देख लेना, कैलकुलेशन वगैरह तो कर लोगे ना, कॉन्सेप्ट हमें समझना था। डन। अब अगर सॉल्व करोगे ये वाला क्वेश्चन, ये 2023 बोर्ड में आ रखा है बेसिकली। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं अगर देखोगे तो, इस क्वेश्चन में बोला है इफ अ बेंजोइक एसिड वन, ठीक है, इसका मोलर मास दे रखा है। बेंजोइक एसिड फॉर्मूला क्या होता है C6H5COOH। ओके, इसमें क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड क्या होता है 6CH5COOH, ये होता है। इसका जो मोलर मास इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 122 ग्राम पर मोल। ओके, बोला इज एसोसिएटेड, ये देखो एसोसिएटेड वाला क्वेश्चन आ गया जो डाइमराइज होता है, तो मतलब C6H5COH इसका ट्वाइस जब एसोसिएट होता है तो क्या बनेगा C6H5COH का ट्वाइस। मैंने स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था बट ये है सिर्फ एसोसिएटेड फॉर्म डाइमर व्हेन डिसॉल्व इन बेंजीन देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 6.1 ग्राम। ओके, 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज, मतलब हमारे पास क्या है, जो बेंजोइक एसिड डिसॉल्व कर रहे हैं हमारे पास ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। इन्होंने सॉल्वेंट क्या ले रखा है, बेंजीन। सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन। इसमें कितना अमाउंट में हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं 6.1 ग्राम जो है हमारे पास बेंजोइक एसिड डिसॉल्व कर रहे हैं। बेंजोइक एसिड 6.1 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो जो डिसॉल्व करने पे जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आया वो कितना है 6.5 atm। ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस है। डैट मीन्स अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएट, मतलब बता, पूछ रखे कि कितना परसेंटेज में ये एसोसिएट होगा, परसेंटेज ऑफ एसोसिएटेड बताना है, ठीक है। तो ये सब डेटा है। अब अगर देखोगे यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जेट में जो अल्फा है ना, अल्फा में बताना है कि कितना परसेंटेज एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगर सॉल्व करें हम लोग, पहला पाई इक्वल टू क्या होता है आई इंटू सी आर टी होता है। आई सी का फॉर्मूला मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर ये हमारे पास इसका जो है ml में है, देखो कितना दे रखा है बेंजीन, यहाँ पे हमारे पास है बेंजोइक एसिड इन 100 ml ऑफ बेंजीन, ये कितना है 100 ml है। ओके, तो डेट मीन्स अगर ये ml में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो पिछले क्वेश्चन में नहीं था, इंटू आर इंटू टी,
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकाल देते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे अल्फा। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या मालूम है, पाई कितना गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें यहाँ पे गिवन है 6.5 इक्वल टू आई इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 6.1 ग्राम, 6.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बेंजोइक एसिड है तो मोलर मास कितना होगा 122 ग्राम, इंटू वॉल्यूम ऑफ कितना है 100 ml, वॉल्यूम 100 ml है। आर कितना है 0.082 है, इन्होंने गिवन दे रखा है 0.082। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर करें तो हमें क्या निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है। तो आई कैसे करें कोई, अब देखो 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 122, ये सब इधर जाएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय, और ये वाला पार्ट ऊपर जो है वो नीचे आएगा, 6.1 इंटू 1000 इंटू 0.082 इंटू 300। ठीक है, अब ये कैंसल आउट कर सकते हो, ये जीरो से ये जीरो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हो। तो मैं फटाफट एक बार उससे कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। अगर देखोगे तो 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 122 मल्टीप्लाइड, ओके, तो ये जो ऊपर आ रहा है इसको भी अगर मान लो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ रहा है 793। ठीक है, 793, और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.082। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 3 मत भूलना, 3। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1500.6। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 793 डिवाइडेड बाय, अब कैलकुलेशन है, ओनली प्योरली कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0.528, ये बोर्ड में आ रखा है 2023 में। ठीक है, इतना हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आ गया 0.528। अब अगर देखोगे तो ये इससे तो हमें नहीं पता चला कि वो हमारे पास कितना डिसोसिएट हो रहा है, उसने एसोसिएट मतलब कितना एसोसिएट हो रहा है उसका परसेंटेज पूछ रखा है कि परसेंटेज बताओ। तो क्या करना है अब इसके बाद अगर तुम इसको देखोगे, यहाँ पे हमारे पास C6H5COOH है। अब ये डाइमराइज हो रहा है तो क्या बना है C6H5COH का ट्वाइस बन रहा है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्या था 1 था ये, और ये 0, कुछ नहीं डिसोसिएट हुआ होगा। इसके बाद क्या होगा, ये सपोज करो अल्फा डिसोसिएट हो गया, यहाँ पे देखो 2 से 1 मोल बन रहा है, तो ये क्या होगा, मतलब 2 का आधा 1 हो गया। तो अल्फा डिसोसिएट हुआ, अल्फा एसोसिएट हुआ, अल्फा का आधा कितना होगा, अल्फा बाय 2, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नीचे वाला क्या है आफ्टर डिसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ पे तो आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2 आ जाएगा, है ना। ये सॉल्व करोगे तो हमें आई का वैल्यू पता है। यहाँ पे देखो आई कितना है, आई इक्वल टू आया 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे देखो आई कितना आया, आई ये हमारे पास 0.528 है, इक्वल टू द 1 माइनस अल्फा बाय 2 है। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अल्फा बाय 2 इक्वल टू द 1 माइनस 0.528 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल लेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन में निकाल लेंगे। 0.528, तो ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे अल्फा बाय 2 इक्वल टू द 0.472। आई होप बोर्ड कैमरे में आ रहा होगा। ठीक है, 0.472। तो यहाँ से जो अल्फा आएगा, अल्फा इक्वल टू द, ये आ जाएगा इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.472 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा आया है वो कितना आया, 0.944। ये तो हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ गया। क्या आ गया, एसोसिएशन। अब इसको परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आया यहाँ पे, हमारे पास अल्फा क्या है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ
एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 94.4%, मतलब 94% ये एसोसिएट हो रखा है। ये हमारे पास इसका आ गया। तो इसने क्या पूछा था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएटेड ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कितना आया हमारे पास 94.4% एसोसिएशन आ गया। तो क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। मैंने 2-3 क्वेश्चन इसीलिए बताया कि प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन का। ओके, तो सॉल्यूशन में हमने जितने भी थ्योरी पार्ट है सब कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, नीट के पहले करेंगे, फिर जेई के कर लेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये ऑलरेडी इतनी बड़ी वीडियो हो सकी, और क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और जितना है आप लोग लिख लेना, अच्छे से पढ़ना, और ये क्वेश्चन एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। मैंने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा दूंगा, और बोर्ड के क्वेश्चन जितना हो सकेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। जेई के क्वेश्चन अलग आएंगे, नीट के भी आएंगे, ठीक है। तो ये मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको ये अपलोड हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।